हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। लास्ट यूनिट की सारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और गॉस थ्योरम के बारे में। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। किसी भी अगर क्लोज सरफेस पे अगर कोई भी चार्ज सरफेस है, चार्ज क्लोज सरफेस है, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली कि उस पर अवेलेबल इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजरमेंट करता है। ठीक, वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मेजरमेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला जो होता है फाई इज इक्वल टू होता है ई ए। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि फाई जो होता है वो डिपेंड करता है ई और ए पे। तो हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और किसकी, एरिया की। दोनों क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उन पर डायरेक्शन के साथ भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे कि जो हमारा सरफेस होगा, हमेशा कोई भी सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है हमेशा सरफेस के क्या होती है, सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ये वेरी करेगी। तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फार्मूले को देखने के लिए हम लोग अभी क्या ले लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हम लोग एक लाइन के अकॉर्डिंग एक लाइन को ड्रा करके उसका फार्मूला डिराइव कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करते हुए किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी डायरेक्शन पर हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके है जो कि एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक, हमने ये जाना कि अब हम, ये था हमारा फार्मूला जो हमने डायरेक्टली लिख दिया। फ्लक्स क्या होता है कि फ्लक्स होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के मल्टीप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड आउट करें, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। अगर इस ई की वैल्यू हमें इस लाइन में फाइंड आउट करनी है, तो ये लाइन इस लाइन के लिए बेसिकली क्या होगी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। इस वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये लाइन क्या होगी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, अगर उसमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बन जाता है। और हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ये लाइन हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, अगर इसके परपेंडिकुलर होती तो इस लाइन को हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्यों नहीं कहे। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई भी लाइन दूसरी लाइन के साथ एंगल फॉर्म कर रही होती तो जिस लाइन के साथ वो एंगल फॉर्म करती वही उसकी हॉरिजेंटल कंपोनेंट होती है, और जो रिमेनिंग कंपोनेंट होता है वो होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी हॉरिजेंटल कंपोनेंट की, जिसकी वैल्यू थी ई कॉस थीटा। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई जो कि ई कॉस थीटा, और एरिया कितना है, ए। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई कॉस थीटा इंटू ए, तो फाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ई ए कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनको ओपन करने में कॉस थीटा आ जाता है। तो हम लोग अगर कॉस थीटा को रिमूव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इनके डॉट प्रोडक्ट में, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी, ई की यूनिट होती है हमारी न्यूटन पर कूलॉम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमें जो मिली यूनिट वो मिल गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए गॉस ने एक थ्योरम दी। उन्होंने ये बताया, उनका स्टेटमेंट एक्चुअली में ये था कि उन्होंने कहा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा है और वो किसी सरफेस से क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड सरफेस पे प्रोड्यूस होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उस पर अवेलेबल चार्ज का। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी ये क्लोज्ड सरफेस है जो स्फीयर फॉर्म में है, ठीक, अभी हमने देखा ये स्फीयर फॉर्म में, ठीक, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्यू चार्ज है इस पर, ठीक। हम यहाँ पे पता करना है कि इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो गॉस ने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जो उस पर अवेलेबल चार्ज होता है उसके 1/ε0 टाइम्स होता है। तो चार्ज का अगर हम लोग 1/ε0 टाइम्स कर देंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। हमें क्या करना है 1/ε0 टाइम्स, इसका मतलब कि 1/ε0 से मल्टीप्लाई करा देंगे। हमने क्या किया कि चार्ज को 1/ε0 से मल्टीप्लाई करिए, हमें वैल्यू मिल जाएगी फ्लक्स की। गॉस ने यही स्टेटमेंट दिया था, ठीक। तो फाई इक्वल टू हो गया Q/ε0। अभी हमने फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन थी उसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या पढ़ा था, फाई इक्वल टू ई ए, ठीक। अब ये भी फाई के इक्वल है और ये भी फाई के इक्वल है। अगर इस स्टैंडर्ड डिफिनीशन से हम लोग क्या करेंगे, गॉस को
वेरीफाई करेंगे, गॉस की थ्योरम को हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये क्लोज सरफेस है, ये क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पे इसका एरिया हमने बताया कि दो चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, दूसरी क्या, एरिया की। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि एक छोटी सी हम लोग इस पर पार्ट ले लिया, हमने स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट ले लिया। इस छोटे से पार्ट की अगर हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें तो हमेशा नॉर्मल होगा, तो कुछ इस तरीके से, तो ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो अगर पूरे का एरिया ए है तो छोटे से एरिया हमने मान लिया कि डी ए, ठीक, तो ये हो गया एरिया की डायरेक्शन, ठीक। अगर इस स्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी है, आर, तो इस स्फीयर का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब इसके बाद क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके की डायरेक्शन है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने ये देखा था कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए, ठीक। अब क्या हुआ बेसिकली कि हम क्या कर रहे हैं कि छोटे से पार्ट पे बात कर रहे हैं, तो जो फ्लक्स होगा हमने मान लिया वो हो जाएगा डी फाई, ठीक, और जो एरिया है वो क्या हो जाएगी, डी ए। अब डी ए की वैल्यू हमें क्या करनी है कि अगर हमें क्या करना है, ये छोटे से पार्ट की हमने बात करी, अगर हम इसे कंप्लीट स्फीयर की बात करनी है तो अगर एक छोटे से पार्ट की वैल्यू को हम लोग इंटीग्रल कर देते हैं तो हम उसकी कंप्लीट शेप की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी फाई सरफेस एरिया है तो हम इसका क्या कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक। तो डी ए, अब डी ए क्या हुआ कि डी ए का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा ए और ये हो जाएगा ई, ठीक, और डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा फाई। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, फाई की वैल्यू हमें ये मिल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है कि ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने एक चीज़ और बताई थी आपको कि चार्ज के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। किसी भी चार्ज सरफेस है, अगर क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर क्या होगा, ई इक्वल टू जीरो। जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा सरफेस पे होगी, सरफेस के बाहर होगी, लेकिन अंदर क्या होगा, ई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग सरफेस की बात कर रहे हैं तो ई की वैल्यू ऑब्वियसली होगी, तो ई को हम लोग रिप्लेस करते हैं इसकी वैल्यू से, तो हमें मिल जाएगा फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ई को रिप्लेस कर रहे हैं क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो हमें मिल जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की स्टेटमेंट यही थी, ठीक। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो स्टैंडर्ड फार्मूले से हम लोगों ने क्या पता करा, गॉस के स्टेटमेंट को। इस तरीके से हम लोगों ने गॉस थ्योरम को जाना। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल हमने क्वेश्चन दिया था कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हमने अभी बताया कि इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। आज के टॉपिक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।